नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर एंड स्फेरिकल कर्वेचर पार्ट 1। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास ऑस्कुलेटिंग सर्कल या फिर सर्कल ऑफ कर्वेचर। तो देखो क्या डेफिनेशन आती है इसकी। इफ P Q R are 3 points on any curve, then the circle of curvature at a point P, this is the limiting position of the circle through point P, Q and R when points Q and R this tends to P. If P, Q are 3 points on any curve, then the circle of curvature at a point P, this is the limiting position of circle through P, Q, R when Q and R tends to P. अदर वर्ड्स में भी आ सकती है हमारे पास डेफिनेशन। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, द ऑस्कुलेटिंग सर्कल, दूसरा नाम है इसका, और सर्कल ऑफ कर्वेचर at a point P on any curve, this is the circle which has 3 points contact with the curve at point P। ठीक है, सर्कल ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P क्या होगा, एनी कर्व, दिस इज द सर्कल विच हैज 3 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कर्व एट पॉइंट P। तो देखो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, हम नेक्स्ट करते हैं रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें पहले ये सर्कल बनाते हैं, दिस इज ए सर्कल, दिस इज C पॉइंट सेंटर, दिस इज P, this is OC, ये थोड़ी सी अलग तरीके से बनी है,
ये थोड़ी सी लाइन इस टाइप से लेते हैं हम, देखो कैसे लेंगे। मान लो ये तो है ओ, और ठीक है, ये ओ कंसिडर कर लिया, और ये ओ सी तो क्या है सी, और ओ पी क्या है आर, ये क्या ले लेते हैं, दिस इज आर माइनस सी। लेंथ हमने सर्कल की रेडियस क्या ले रखी है ए, तो इस टाइप से लिया। तो देखो लेट करते हैं आर एस बी द इक्वेशन ऑफ कर्व, या आर वेक्टर जो ले लेते हैं, लेट आर दिस बी द पोजीशन वेक्टर of point P. Clearly, the osculating circle at P lies in the osculating plane at the point as the osculating plane, this has 3 points contact with the curve at point P. 3 points of the curve contact at point P. ठीक है, अब लेट कर लेते हैं जो C है, दिस बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ द ऑस्क्यूलेटिंग सर्कल। ठीक है, कंसिडर द सर्कल in osculating plane as the intersection of the osculating plane and the sphere। ठीक है, तो उस केस में ये इक्वेशन क्या आएगी, दिस इज आर माइनस सी का ये स्क्वायर है, डिस्टेंस स्क्वायर, आपने ए ले रखी है रेडियस, तो ए स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ जेनरिक पॉइंट ऑन द स्फीयर, एंड सी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर, एंड ए क्या है, दिस ए, दिस इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो उस केस में आर माइनस सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। द इक्वेशन ऑफ कर्व is r is equal to rs where s is any parameter. Now we solve to equation number 2 for the point of intersection of curve and sphere. तो कैसे सोल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, भाई जो r लिखा हुआ है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, आर एस माइनस सी का स्क्वायर
दिस इज माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो अब लेट कर लेते हैं, जो कैपिटल एफ एस है वो क्या है, आर एस माइनस सी इसका स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वी हैव 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयर फॉर एफ एस 0 एफ डैश एस, ये क्या आ जाएगा, भाई जब 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, सबसे पहले हमने लिखा एफ एस 0, भाई द कर्व विल हैव 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, द कर्व विल हैव 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट with the sphere if एफ एस भी 0 आ जाए, एफ डैश एस भी 0 आ जाए, एंड एफ डबल डैश एस भी किसके इक्वल आ जाए, 0 पे। ठीक है, ये कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले एफ एस 0 का मतलब क्या हो गया, आर एस माइनस सी इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वेयर। ये इक्वेशन नंबर 4। इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस करें तो पहले तो 2 टाइम आर माइनस सी डॉट में क्या आ जाएगा, आर डैश, दिस इज इक्वल टू 0। 2 कैंसिल कर दो, आर माइनस सी, आर डैश किसके इक्वल होता है, टी कैप के, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, आर माइनस सी एज इट इज, टी का डिफ्रेंशिएशन टी डैश प्लस आर डैश हो जाएगा और यहाँ टी कैप, दिस इज इक्वल टू 0। बट टी डैश तो किसके इक्वल होता है, हमने सेरेट फर्नेट फार्मूले से किया था, दिस इज के इंटू एन कैप प्लस आर डैश होता है टी कैप डॉट टी कैप, दिस इज इक्वल टू 0। तो आर माइनस सी डॉट के एन कैप, दिस इज इक्वल टू माइनस टी कैप डॉट टी कैप किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। ठीक है, और के की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 बाय रो, तो आर माइनस सी क्या आ जाएगा, डॉट एन कैप, दिस इज इक्वल टू माइनस रो। इसको इक्वेशन नंबर 6 ले लेते हैं। जो इक्वेशन 5 है, दिस शोज डैट जो आर माइनस सी है, दिस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पी। भाई आर माइनस सी का डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ किसके इक्वल है, माइनस रो के, तो उस केस में ये परपेंडिकुलर टू टेंजेंट हो जाता है। भाई एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल टू सरफेस। ठीक है, देयरफॉर आर माइनस सी दिस लाइज इन द नॉर्मल प्लेन at P, but by that definition जो R माइनस सी है, दिस लाइज इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ठीक है,
जब ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करता है तो आर माइनस सी क्या हो गया, दिस इज अलोंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन। ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन में लाई करेगा। ठीक है, thus it must be must be in the direction of principal normal at p। यही तो डेफिनेशन है प्रिंसिपल नॉर्मल की। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो r माइनस सी है, दिस इज स्केलर मल्टीपल ऑफ n कैप। ठीक है, तो अब जो यहाँ से r माइनस सी इज इक्वल टू लेमडा एन कैप निकाला है, इसका यूज करते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7। तो ये जो 7 की इक्वेशन है वो 4 में पुट कर देते हैं। 4 क्या है हमारी भाई, r माइनस ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो लेमडा एन कैप इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर के। तो लेमडा स्क्वायर एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एन कैप डॉट एन कैप तो 1 आ जाएगा। तो लेमडा का मॉडुलस किसके इक्वल आ गया, ए के। इसको इक्वेशन नंबर 8 ले लेते हैं और दूसरा सोल्व करते हैं फ्रॉम 6 एंड 7। तो 6 क्या थी, r माइनस सी डॉट एन कैप। तो r माइनस सी की वैल्यू तो है लेमडा एन कैप डॉट एन कैप आ जाएगी, दिस इज माइनस रो। तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस रो, दिस इज इक्वेशन नंबर 9। तो फ्रॉम 8 एंड 9 देखो हमारे पास क्या आ गई, दिस रो इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब जो ये 7 इक्वेशन है, 7 में क्या है, दिस r माइनस सी, दिस इज इक्वल टू भाई r माइनस सी क्या है, लेमडा एन कैप। इससे हम c फाइंड आउट कर सकते हैं, c इज इक्वल टू r माइनस लेमडा एन कैप। ठीक है, अब लेमडा की वैल्यू तो क्या है, माइनस रो पुट कर दें। तो c इज इक्वल टू r प्लस रो एन कैप। ठीक है, विच गिव्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। भाई सी हमने क्या पढ़ा था, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज एट ए डिस्टेंस रो फ्रॉम पी। भाई रो की वैल्यू ए आई है, सो इट आल्सो शोज दैट सेंटर लाइज ऑन द प्रिंसिपल नॉर्मल। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लेट करते हैं सी बी द ओरिजिनल कर्व। corresponding to any p point C, there is a
सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट कर लेते हैं C1 denotes the locus of center of curvature। अगर C1 locus of center of curvature है, भाई C तो कोई ओरिजिनल कर्व लिया, कोरस्पोंडिंग टू एरी पॉइंट P ऑन द कर्व C एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा और C1 उसका क्या ले लेते हैं, लोकस ले लेते हैं। तब हमारे पास हम प्रॉपर्टीज आती हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रॉपर्टी 1, द टेंजेंट टू C1 lies in the normal plane of the original curve। C। तो देखो इसका प्रूफ कर लेते हैं। जो टेंजेंट टू पॉइंट C1 है, टेंजेंट टू C1 लाइज इन द नॉर्मल प्लेन ऑफ द ओरिजिनल कर्व। तो सबसे पहले लेट C डिनोट द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ curvature of any point P on C। तो उस केस में हमने C क्या पढ़ा है, C इज इक्वल टू R प्लस में रो एन कैप, जो अभी किया था इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। वी शैल यूज सफिक्स 1 फॉर क्वांटिटीज बिलोंगिंग टू लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर C1। हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स 1 का यूज कर लेंगे। तो देखो पहले डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू S1। S की बजाय S1 यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, DC बाय DS1 इज इक्वल टू R प्लस रो एन कैप डैश और DS बाय DS1। S का क्या आ जाएगा, DS बाय DS1। ठीक है। अब C लाइज ऑन C1, तो उस केस में DC बाय DS1 क्या बन जाएगा, इसको तो हम लिख सकते हैं T1 कैप। दिस इज इक्वल टू पहले R डैश रो एज इट इज एन कैप डैश प्लस में रो डैश एन कैप एज इट इज और DS बाय DS1। तो ये क्या आ जाएगा, R डैश तो क्या हो जाता है T कैप प्लस रो एन कैप डैश हमने सेरेट फर्नेट फार्मूले से पढ़ा है, तो B डैश B कैप माइनस के T कैप प्लस में रो डैश एन कैप और बाहर क्या आ जाएगा DS बाय DS1। तो ये आ जाएगा दिस इज T कैप प्लस में रो टो B कैप माइनस के रो के T कैप प्लस में रो डैश एन कैप। ठीक है। तो देखो जो रो होता है वो तो 1/k के इक्वल होता है। ठीक है। तो 1/k है तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज रो डैश एन कैप प्लस में रो टो B कैप और DS बाय DS1। ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2, और ये किसकी वैल्यू आई है, T1 कैप की।
अब जो इक्वेशन 2 क्या शो कर रही है, जो T1 कैप है, here T1 cap, this is a linear combination of n cap and b cap, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। therefore T1 cap lies in the plane containing n cap and b cap, that is normal plane to C, ठीक है। लेट कर लेते हैं, जो T1 कैप है, दिस मेक्स एन एंगल अल्फा टू द प्रिंसिपल नॉर्मल एट एन कैप। तो उस केस में क्या आ जाएगा, जो कोस ऑफ अल्फा है भाई एन कैप डॉट T1 कैप, जब इनके बिटवीन एंगल है, दोनों यूनिट वेक्टर्स है, तो अपॉन में मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो कोस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज एन कैप डॉट T1 कैप हमने निकाला है रो डैश एन कैप प्लस में रो टो बी कैप और इंटू में ds बाय ds, ठीक है। तो कोस अल्फा दिस इज रो डैश बचेगा, एन कैप डॉट एन कैप क्या हो जाएगा 1 प्लस में रो टो बाहर एन कैप डॉट बी कैप क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, तो बाहर क्या आ गया ds बाय ds1, ठीक है। देखो जो हम ये लेते हैं, ये एन कैप है और ये क्या होता है बी कैप, और इधर हमने क्या लिया है, दिस इज T1 कैप। जो T1 कैप है वो अल्फा एंगल बनाता है किसके साथ, एन कैप के साथ, तो बी कैप के साथ क्या हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से कोस अल्फा तो क्या आ जाएगा हमारा, कोस अल्फा इज इक्वल टू रो डैश ds बाय ds1, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली कोस 90 माइनस अल्फा किसके इक्वल आएगा, दिस इज T1 कैप डॉट बी कैप, और इधर तो आ जाएगा साइन अल्फा लेफ्ट साइड, तो ये T1 कैप किसके इक्वल है, T1 कैप दिस इज रो डैश एन कैप प्लस में रो टो बी कैप डॉट बी कैप, तो क्या आ जाएगा रो डैश एन कैप डॉट बी कैप क्या आ जाएगा 0 प्लस में रो टो एच डी बी कैप डॉट बी कैप क्या आ गया 1, और बाहर जो है ds बाय ds1 है, तो इसके बाहर भी क्या आ जाएगा ds बाय ds1, तो साइन अल्फा किसके इक्वल आ गया हमारा रो टो ds बाय ds1, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब 5 को हम 4 से डिवाइड कर दें तो टेंजेंट अल्फा आ जाएगा हमारे पास, टेंजेंट अल्फा क्या बनेगा, दिस इज रो टो ds बाय ds1 कैंसिल हो जाएगा अपॉन में रो डैश, तो रो टो और रो डैश टो की वैल्यू पुट कर देते हैं, टो की वैल्यू क्या है, टो इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा, तो ये क्या आ जाएगा रो डैश और सिग्मा, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 T1 लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग एन कैप एंड बी कैप, वहाँ से एंड 6 वी कंक्लूड दैट फ्रॉम 3 and 6
we conclude that T1 cap lies in the normal plane of original curve C and makes an angle alpha is equal to tangent inverse rho by rho dash sigma with the प्रिंसिपल नॉर्मल। ठीक है, तो ये आर्टिकल इस टाइप से हो जाएगा। प्रॉपर्टी फर्स्ट थी। अब ऐसे ही सिमिलरली आप ट्राई करोगे प्रॉपर्टी टू। तो प्रॉपर्टी टू क्या है? इफ द ओरिजिनल कर्व has a constant curvature K, then curvature of C1, this is also constant, and torsion of C1 by curvature of C1 is also constant, and torsion of C1 this varies inversely as that of C। तो एक तो प्रॉपर्टी ये है। अब प्रॉपर्टी थर्ड, the principal normal to a curve this is normal to the locus of center of curvature at those points where the curvature is stationary। Principal normal to a curve is normal to the locus of center of curvature at those points where the curvature is stationary। तो इस टाइप से ये दोनों प्रॉपर्टीज आप सोल्व कर सकते हो। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।